हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग एवं कराधान, पेज नंबर 201। यहाँ पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। इस प्रश्न में आयकर से संबंधित प्रश्नों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय अधिकारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त हैं। आयकर दरें निम्नानुसार है। यहाँ पर सारणी दे दिया है। तो पहले नंबर पर है 2 लाख रुपए तक आयकर की दर 0 है। दूसरे नंबर पे है 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10%। तीसरे नंबर पर है 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 20%। शिक्षा उपकर दिए है देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी वार्षिक आय को लिख लेते हैं। उस कर्मचारी की वार्षिक आय है 4,10,000 रुपये। अब उसके बाद देख लेते हैं वो किसको किसको दान करता है। जिसमें दान करेगा वो कर मुक्त रहेगा, उस पर कर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये दान करता है, ये 100% कर मुक्त है। और दूसरा वृद्धाश्रम में दान करता है। वृद्धाश्रम में दान करता है 12,000 रुपये का, इसका 50% कर मुक्त है। तो 12,000 का 50% निकालने के लिए हम लोग 12,000 में 50/100 को गुणा करेंगे। यहाँ कैंसिल होती है, कैंसिल कर देते हैं। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक 0, कैंसिल कर दिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 2 कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, उसके बाद 3 शून्य है। अब कैंसिल करने के बाद बच गए हम लोग को 6,000 रुपये। अब ये दोनों दान की राशि को जोड़ लेते हैं तो यही कुल छूट की राशि अपना हो जाएगा 26,000 रुपये। तो इसके वार्षिक आय में से हम लोग छूट की राशि को घटा देते हैं तो शेष आय हो जाएगी 4,10,000 माइनस 26,000, तो ये हो गई 3,84,000 रुपये। इस पर उसको इनकम टैक्स देना है। अच्छा, यहाँ पर आयकर की गणना करने से पहले इसकी जमा राशि को करते हैं। आयकर की धारा 80C है, उसके अंतर्गत इस पर भी कुछ छूट मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ जमा कर रहा है। सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है और साथ में राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो इन तीनों पर इसको छूट मिलेगी। तो सामान्य भविष्य निधि है प्रति माह 4,000 का करता है, तो 1 साल का हो जाएगी 12,000 रुपये। और जीवन बीमा प्रीमियम खरीदता है 24,000 रुपये का। अब उसके बाद 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र है, इसको भी लिख लेते हैं। अब उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने पर मिल गई 48,000 रुपये। यहाँ पर 48,000, 24,000, 25,000 तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 57,000 रुपये मिलेगी। इस पर फिर से छूट मिलेगी तो कर योग्य आय हो जाएगी 3,84,000 रुपये माइनस 97,000 रुपये। इसको घटाएंगे तो 2,87,000 रुपये। इसी पर आयकर की गणना करनी है। तो यहाँ पर आयकर की दर में दिया है 2 लाख रुपये तक 0 है। अब उसके बाद
2 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक 10% है। तो इसी को लिखते हैं आयकर। लेकिन यहाँ 2 लाख से 5 लाख रुपए तक है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख पहुंची नहीं है, केवल 2,87,000 रुपये तक है। तो इसको हम लोग घटा देते हैं। 2,87,000 से 2 लाख घटाएंगे तो 87,000 रुपये का 10%। अब 87,000 का 10% निकालने के लिए हम लोग 10/100 का गुणा करेंगे। यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक 0 है, कैंसिल कर दिए। ये 0 और ये 0, ये कैंसिल हो गई। कैंसिल करने के बाद मिल गए हम लोग को 8,700 रुपये। ये इसका कर हो गए। साथ में हम लोग को शिक्षा उपकर भी देना है और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी देना है। तो दोनों गणना कर लेते हैं। शिक्षा उपकर हो जाएगी आयकर का 2%। देय आयकर है 8,700 रुपये और इसका 2% निकालने के लिए 2/100 का गुणा करते हैं। यहाँ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये कैंसिल। अब 87 और 2 के इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 174 रुपये। अब उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी देय आयकर का 1%। देय आयकर है 8,700 रुपये। इसका 1% निकालने के लिए हम लोग 1/100 का गुणा करेंगे तो यहाँ फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिल गई 87 रुपये। अब हम लोग तीनों राशि जोड़ देते हैं। आयकर, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, तीनों को जोड़ देते हैं, तब हम लोग का कुल देय आयकर निकाल आएगी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 8,961 रुपये। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ लिखा है नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है। 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसे वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। यहाँ आयकर की दर दिया है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। साथ में शिक्षा उपकर दिया है देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका वार्षिक वेतन कितना है। इसका वार्षिक वेतन है 7,20,000 रुपये। अब उसके बाद देखते हैं इसका कहीं कोई दान की राशि है क्या, उस पर छूट मिलेगी। ये अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, 50% कर मुक्त है। तो इसी को लिखते हैं अनाथ आश्रम में दान है 15,000 रुपये, तो इसका 50% छूट मिलेगा। तो छूट की राशि 15,000 का 50%। इसका 50% निकालने के लिए 15,000 में 50/100 का गुणा करेंगे। उसके बाद एक कैंसिल होती है, कैंसिल कर लेते हैं। अंश की इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक 0 है। इसको कैंसिल कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 2 शून्य। ये आ गई 7,500 रुपये। तो 7,500 ये छूट की राशि है। इसको हम लोग वार्षिक आय से घटा देते हैं तो ये इसका शेष आय हो जाएगी 7,20,000 माइनस 7,500 बराबर 7,12,500 रुपये। अब आयकर की धारा 80C के अनुसार हम लोग इसको बचत की जमा की गई राशि देखते हैं, जो बचत कर रहा है। तो पहला है वार्षिक जीवन बीमा, दूसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। यहाँ 2 ही आइटम है। अच्छा, सामान्य भविष्य निधि भी है। तीनों को लिख लेते हैं। सामान्य भविष्य निधि
प्लस वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र। सामान्य भविष्य निधि है 4000 रुपये मासिक है, तो 1 साल का हो जाएगी 4000 गुणित 12। और वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम ये है 20,000 रुपये, इसको भी जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र 30,000 का है। 12 और 4000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल गई 98,000। इतने पर इसको छूट मिल रहा है, तो शेष आय से इसको भी हम लोग घटा देते हैं, तो कर योग्य आय निकल जाएगी। शेष आय इसका है 7,12,500। ये क्या है, दान वाली राशि माइनस किए थे, उसके बाद बची थी वो राशि है, उसमें से उसकी कुल जमा राशि को घटा दिए 98,000, तो हम लोग को मिल गया 6,14,500 रुपये। अब हम लोग आयकर की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे यह दिया है 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, इसी को लिखते हैं। प्रथम 2 लाख तक कोई कर नहीं। अब उसके बाद 2 लाख से 5 लाख तक ये 10% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका आय जो है 6,14,500 है, 10 लाख तक पहुंची नहीं है। और 2 से 5 इससे अधिक है, तो हम लोग 5 से 2 घटाएंगे तो 3 लाख हो जाएगी। उसका 10% निकालेंगे और 6,14,000 से 5 लाख घटाएंगे, उसका 20%। तो अपना आयकर इस तरह से निकल जाएगा 3 लाख का 10% प्लस यहाँ 6,14,000 से 5 लाख को घटाएंगे, ये दूसरे स्लैब में है, उसको घटाएंगे 5 लाख, तो ये हो जाएगी 1,14,000, इसका 20% निकालेंगे। तो 3 लाख का 10% निकालने के लिए 3 लाख में 10/100 को गुणा कर देंगे, और 1,14,500 का 20% निकालने के लिए 1,14,500 में 20/100 का गुणा करेंगे। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का भी इकाई अंक 0 है, कैंसिल कर दिया, ये 0 और ये यहाँ पर कैंसिल, यहाँ भी अंश एक हर 0 0। तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बच गई हम लोग को 30,000, और यहाँ गुणा करेंगे 11,450 और 2 को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 22,900। दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 52,900 रुपये। ये इसका आयकर है। अब इसके साथ ही हम लोग को शिक्षा उपकर निकालना है और माध्यमिक शिक्षा उपकर निकालना है। तो शिक्षा उपकर है आयकर का 2%, तो देय आयकर है 52,900 रुपये। इसका 2% निकालने के लिए 2/100 को गुणा कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1,058 रुपये। अब उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर निकालेंगे। देय आयकर का 1% है, तो आयकर है 52,900 रुपये। इसका 1% निकालने के लिए 1/100 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, 0 0 ये भी कैंसिल, हम लोग को मिल गए 529 रुपये। इसी को लिख लेते हैं। अब लास्ट में हम लोग तीनों आयकर, शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर तीनों को जोड़ देते हैं, तो यही हम लोग को टोटल इनकम टैक्स देना होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 54,887 रुपये, इतना रुपये टोटल इनकम टैक्स है। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। यहाँ लिखा है वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर दे हो तथा सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो, तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर
देय आयकर का 3% है। तो आयकर की गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग वार्षिक आय को लिख लेते हैं। वार्षिक आय है इसका 3 लाख रुपए। उसके बाद देखते हैं ये कहीं पर दान तो नहीं कर रहा है। दान करेगा तो उसको घटा देंगे, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर तो कहीं पर दान की राशि नहीं दिख रही है। तो आते हैं हम लोग धारा 80C के अनुसार उसके कुल जमा राशि पर। तो किसमें जमा कर रहा है? सामान्य भविष्य निधि और वार्षिक जीवन बीमा। इसके 2 आइटम को हम लोग को गणना करनी है। तो सामान्य भविष्य निधि है, यहाँ पर है सामान्य भविष्य निधि में 1000 रुपये प्रति माह जमा करता है। 1 महीना का 1000, तो 1 साल या 12 महीने का इसके गुणा करेंगे 12000 हो जाएगी। और वार्षिक बीमा जीवन बीमा प्रीमियम है 12000 रुपये, इसको भी प्लस कर लेते हैं। 1000 12 को गुणा करेंगे 12000 प्लस 12000, तो ये हो जाएगी 24000 रुपये। इस पर उसको छूट मिलेगी। अब हम लोग कर योग्य आय निकाल लेते हैं। इसके वार्षिक आय 3 लाख, इसमें से 24000 घटा देते हैं, तो हम लोग को मिल गई 2,87,000 रुपये। इस पर आयकर लगेगी। अब हम लोग आयकर की गणना कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं है। तो इसी को लिखते हैं। प्रथम 1,50,000 तक कोई कर नहीं, उसके बाद 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपए से अधिक पर 10% की कर देता है। तो 1.5 लाख रुपए से अधिक राशि ये है 2,76,000 माइनस 1.5 लाख करेंगे बराबर 10%। 2,76,000 माइनस 1,50,000 का 10%। इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1,26,000। इसका 10% निकालने के लिए 10/100 गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कैंसिल हो रही, कैंसिल कर देते हैं। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक 0 है। ये कैंसिल, ये 0, ये 0 भी कैंसिल। तो हम लोग को मिल गई 12,600 रुपये। यह इसका आयकर हो गई। और साथ में हम लोग को शिक्षा उपकर भी देना है 3%। तो शिक्षा उपकर दे आयकर का 3%। तो अपना आयकर है 12,600 रुपये। 12,600 रुपये आयकर है, इसका 3% निकालने के लिए हम लोग 3/100 का गुणा करेंगे। यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों 0, ये दोनों 0 कैंसिल। तो अब 126 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल गए 378। अब दोनों राशि के जोड़ देते हैं, उसके आयकर और शिक्षा उपकर दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 12,978 रुपये। यही अपना उत्तर है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में लिखा है वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये के वार्षिक जीवन बीमा तथा 6,000 रुपये के अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के अंत में 1 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त बचतों का 10%, अधिकतम 1 लाख रुपये है। आयकर की दर यहाँ पर दे दिया है, आयकर का दे दिया है और साथ में अधिभार भी दिए है दे आयकर का 10%, यदि योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक हो। और शिक्षा उपकर दिया है दे आयकर का 3%। तो आयकर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका वार्षिक आय ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है हम लोग को मासिक आय दिया है 40,000 रुपये। तो वार्षिक आय निकालने के लिए ये 1 महीने का वेतन है, 1 साल माने 12 महीने का वेतन निकालने के लिए हम लोग 12 का गुणा करेंगे। तो 40,000 और 12 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल गए 4,80,000 रुपये। अब उसके बाद इसकी दान की राशि देखते हैं, कहीं यह दान तो नहीं कर रहा है।
हाँ, यहाँ पर तो किसी तरह का दान नहीं कर रहा है। अब हम लोग धारा 80C के अनुसार इसकी जमा राशि को देखते हैं। तो ये क्या है, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है और LIC में देता है। इसका दो आइटम है, तो इसी को लिखते हैं सामान्य भविष्य निधि प्लस LIC प्रीमियम। सामान्य भविष्य निधि ये 42,000 रुपये जमा करता है, लिख लेते हैं। और LIC में जो है 6,000 रुपये अर्धवार्षिक LIC में देता है। तो अर्धवार्षिक माने आधे साल या 6 महीनों में, तो एक साल में 2 बार देगा। तो 6,000 गुणित 2 करेंगे और 6,000 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गई 12,000। 42,000 और 12,000 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल गई 54,000 रुपये। इतने पर उसको छूट मिलेगा। तो कर योग्य आय हो जाएगी। इसके वार्षिक आय 4,80,000 है, उसमें से उसको छूट मिल रहा है 54,000। इसको घटा देते हैं तो हम लोग को मिल गई 4,26,000 रुपये। अब यहाँ पर आयकर की दर दी है, इसके आधार पर हम लोग आयकर की गणना करेंगे। तो यह आयकर की दर इसके अनुसार, ये 1 नंबर के अनुसार 2.5 लाख तक इसको कोई कर नहीं देना होगा। इसी को यहाँ लिख लेते हैं। प्रथम 2.5 लाख तक कोई कर नहीं। अब उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% है, तो 5 लाख तक पहुंची नहीं है। 4,26,000 तक है इसका इनकम। तो 4,26,000 से 2.5 लाख को घटा देते हैं। 4,26,000 से 2.5 लाख को घटाएंगे, जो आएगी उसका 10%। 4,26,000 से 2.5 लाख घटाएंगे तो हम लोग को मिल गई 1,76,000। इसका 10% निकालने के लिए 10/100 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक भी 0 है। ये कैंसिल हो गई। ये शून्य भी कैंसिल हो गई। अब कैंसिल होने के बाद क्या बच गई, 17,600 रुपये। यह इसका आयकर है। अब इसके साथ ही हम लोग यहाँ शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है, तो शिक्षा उपकर को भी गणना कर लेते हैं। शिक्षा उपकर आयकर का 3%। आयकर कितना है, 17,600 रुपये है। इसका 3% निकालने के लिए 3/100 का गुणा करेंगे। ये 0 कैंसिल, और ये 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बच गई 176। 176 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 528 रुपये। ये इसका शिक्षा उपकर है। अब कर और उपकर को जोड़ देते हैं तो इतना टोटल इसको देना होगा। कितना देना होगा, 17,600 प्लस 528, ये हो जाएगी 18,128 रुपये। ये इसका कुल आयकर है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये अग्रिम भुगतान किया है। एडवांस पेमेंट कितना किया है, प्रथम 11 महीने तक 1,600 रुपये पहले ही एडवांस के रूप में आयकर को दे देता है। तो इसी एडवांस को लिख लेते हैं 1,600, और ये 11 महीने तक देता है तो ये हो जाएगी 17,600 रुपये। यह पहले ही पेमेंट कर चुका है। तो इसको हम लोग को जो टोटल टैक्स है उससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो वर्ष के अंत में इसको देना होगा 18,128 माइनस 17,600। इसको घटाते हैं तो हम लोग को मिल गए 528 रुपये। तो ये प्रश्न भी हल हो गई। अब आते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में लिखा है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये जमा करता है तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। वह 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देता है तथा 2 लाख से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो, और आयकर में छूट सभी बचत पत्रों पर 100%, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो। तो राजेश द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा पर देय आयकर का 3% है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके वार्षिक आय को लिख लेते हैं। इसका वार्षिक आय है 5,25,000 रुपये।
अब उसके बाद देखते हैं ये कहीं दान तो नहीं कर रहे हैं, दान कर रहा हुआ तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर तो कहीं दान की राशि लिखी नहीं है। अब आते हैं हम लोग धारा 80C के अनुसार कहाँ कहाँ जमा करता है। तो ये किसमें, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है और भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा करता है। तो इसी को लिख लेते हैं, सामान्य भविष्य निधि प्लस वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम। सामान्य भविष्य निधि में 8,000 और प्रति माह के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक साल का हो जाएगा 8,000 गुणित 12 और वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम है 8,000 रुपये। तो इसको जोड़ देते हैं। अब 8,000 और 12 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 96,000 रुपये प्लस 8,000। 96,000 8,000 को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल गई 1,04,000 रुपये। ये इतना कुल जमा कर रहा है, लेकिन या इसको अधिकतम 1 लाख तक ही छूट मिल सकता है। अधिकतम छूट 1 लाख है, तो हम लोग को कर योग्य आय कितना हो जाएगी, इसके वार्षिक आय 5,25,000 है, इसमें से अधिकतम छूट 1 लाख को घटा देते हैं तो मिल गई 4,25,000 रुपये। अब हम लोग आयकर की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ कर की दर को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 लाख तक कोई आयकर नहीं देता, इसी के लिखे हैं प्रथम 2 लाख तक कोई कर नहीं। उसके बाद 2 लाख से ऊपर पर 10% का कर देता हो। तो 2 लाख से ऊपर यह 4,25,000 है। 4,25,000 से 2 लाख घटा देंगे तो 2,25,000, इसका 10% निकालेंगे तो 10/100 को गुणा करेंगे। अब ये कैंसिल होती है, कैंसिल कर लेते हैं। इकाई अंक, अंश का इकाई अंक 0 है, हर का इकाई अंक 0 है। ये 0 से कैंसिल कर लिया तो हम लोग को मिल गई 22,500 रुपये। ये इतना इसका आयकर है और साथ में इसको शिक्षा उपकर भी देना होगा। शिक्षा उपकर है आयकर का 3%। आयकर ही इसका 22,500। अब इसका 3% निकालने के लिए 3/100 का गुणा करेंगे। यहाँ पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 कैंसिल, ये वाला 0 भी कैंसिल हो गए। तो हम लोग को मिल गई 225 और उसमें 3 का गुणा करेंगे तो मिल गई 675 रुपये। अब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, इसका आयकर और शिक्षा उपकर दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल इनकम टैक्स निकल आएगी। तो इसका आयकर है 22,500 प्लस उपकर 678, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 23,175 रुपये। यही हम लोग का उत्तर है। अब आगे छठवें प्रश्न में आते हैं। छठवें प्रश्न में लिखा है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक एवं जीवन बीमा निगम में 22,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 15,000 रुपये प्रति माह आयकर देती है तथा सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है, दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दर यहाँ पर दे दी है दर, उसके साथ 3% शिक्षा उपकर भी लगना है। तो हल करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, वार्षिक आय को लिख लेते हैं। इसका वार्षिक आय है 6 लाख रुपए। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कहीं यहाँ ये कहीं पर दान तो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर दान की कोई राशि नहीं है, दान का कोई वर्णन ही नहीं है। तो हम लोग आते हैं धारा 80C के अनुसार कितना जमा कर रहा है। तो ये जमा कर रही है 48,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में और दूसरा जीवन बीमा में 25,000। इसी के लिख लेते हैं सामान्य भविष्य निधि प्लस वार्षिक जीवन बीमा। सामान्य भविष्य निधि है 48,000 रुपये, ये है, और जीवन बीमा में 25,000 रुपये। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 73,000 रुपये। तो इतना का उसको छूट मिल जाएगी। तो कर योग्य आय हो जाएगा 6 लाख
इसका वार्षिक आय है और 73,000 रुपये का छूट है, इसको घटा देते हैं तो मिल गई 5,27,000 रुपये। अब हम लोग आयकर की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ आयकर की दर को दिया है, इसी के आधार हम लोग आयकर की गणना करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, एक नंबर पर लिखा है 2,50,000 तक कोई आयकर नहीं, इसी को लिख लेते हैं। अब उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% को तक देना है, और 5 लाख से अधिक है, ये 5,27,000 है, 5 लाख से अधिक पर 20% देना है। तो इसी को लिखते हैं 2.5 लाख से 5 लाख, इसको घटाएंगे तो 2.5 लाख पर हम लोग को देना होगा 10%, और 5 लाख से अधिक, 5 से 10 पहुंची नहीं है, 5,27,000 है, इसमें से 5 लाख माइनस करेंगे, उस पर जो राशि आएगी उसका 20% देना है। 5 लाख से 2,50,000 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2,50,000 रुपये। इसका हम लोग 10% निकालने के लिए 10/100 को गुणा करेंगे, फिर प्लस 5,27,000 से 5 लाख घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी, जो आएगा 27,000 आएगी, उसमें हम लोग उसको 20% निकालेंगे तो 20/100 को गुणा करना होगा। अब यहाँ हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, शून्य, इस शून्य कैंसिल, और यह शून्य यह भी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर हो गई 2,50,000, और यहाँ भी कैंसिल करेंगे, यह शून्य, यह शून्य, यह शून्य। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गई 2,50,000, और 27 और 2 को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 5400 या 5,400। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल गई 30,400 रुपये। ये इसका आयकर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर शिक्षा उपकर 3% का है, तो इसका भी हम लोग गणना करेंगे। शिक्षा उपकर है आयकर का 3%, इसका आयकर है, आयकर की राशि हम लोग गणना किए हैं 30,400 रुपये। अब इसका 3% निकालने के लिए 3/100 का गुणा करेंगे। यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, और ये वाला जीरो भी कैंसिल, तो हम लोग को मिल गई 304 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल गई 912 रुपये। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो कुल आयकर 3,400 और प्लस 912, इसको जोड़ेंगे 31,312 रुपये। अब उसके बाद यहाँ पर एडवांस पेमेंट भी दिया गया है, 11 महीने तक 1,500 रुपये पहले ही दे देते हैं, प्रति माह आयकर देते हैं। तो इस एडवांस पेमेंट की गणना कर लेते हैं, 1,500 रुपये है और 11 माह तक है, तो 1,511 का गुणा करेंगे तो 16,500 रुपये ये अग्रिम भुगतान या एडवांस पेमेंट है। तो इसको हम लोग जो इसका टोटल टैक्स बना है उससे माइनस करना पड़ेगा, तो शेष देय राशि 31,000 माइनस 16,500, तो ये हो गए 14,814 रुपये। तो प्रश्न में हम लोग को कुछ भी पूछा जा सकता है, शिक्षा उपकर भी, देय आयकर भी पूछा जा सकता है, शिक्षा उपकर भी पूछा जा सकता है, और अग्रिम भुगतान भी पूछा जा सकता है, या वर्ष के अंत में शेष राशि। तो प्रश्न में जो भी दिया जाएगा उसी उत्तर को हम लोग को हल करके देना है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हम लोग 7वें नंबर के प्रश्न में पहुंचे हैं। यहाँ पर लिखा है एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किए, जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। यदि सभी वस्तुओं पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दर दिया है, साथ में 3% का शिक्षा उपकर दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसका वार्षिक आय
इसका वार्षिक आय कितना है? 7,20,000, यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं ये कहीं दान तो नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पर ये अनाथ आश्रम में दान कर रहा है, इसी को लिखते हैं दान की राशि। अनाथ आश्रम में दान 20,000 रुपये है। इस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। तो छूट की राशि 20,000 का 50%। तो 50% निकालने के लिए 20,000 में 50/100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अंश का इकाई अंक 0 है, हर का भी इकाई अंक 0, कैंसिल कर दिया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 2 एकम 2, 2 शून्य, उसके बाद 3 शून्य और है। तो इस तरह से हम लोग को छूट की राशि मिल गई 10,000 रुपये। अब इसके वार्षिक आय में से इस छूट को घटा देते हैं तो शेष आय हो जाएगी 7,20,000 माइनस 10,000, तो यह हो गई 7,10,000 रुपये। अब आयकर की धारा 80C के अनुसार यहाँ पर इसकी जमा राशि को देखते हैं। ये जो है सामान्य भविष्य निधि में 4,000 दे रहा है, प्रति महीना दे रहा है, और जीवन बीमा में भी दे रहा है, और राष्ट्रीय बचत पत्र तीन जगह जमा कर रहा है। इसी को लिख लेते हैं। पहला आइटम सामान्य भविष्य निधि, दूसरा जीवन बीमा प्रीमियम, तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र। अब सामान्य भविष्य निधि को देखते हैं। ये प्रति माह 4,000, तो 4,000 में 12 का गुणा करेंगे, और जीवन बीमा में 3,000, ये भी मंथली है, तो यहाँ भी 12 का गुणा कर देंगे। और राष्ट्रीय बचत पत्र एक ही बार में कर रहा है, तो हम लोग इसको जो कहते हैं 30,000 लिख लेते हैं। अब 4,000 और 12 का गुणा करेंगे तो यह मिल गई 48,000। 3,000 और 12 का गुणा करेंगे तो यह हो गई 36,000 प्लस 30,000। तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल गई 1,14,000 रुपये। तो इतने पर छूट मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को अधिकतर 1 लाख का ही छूट दिया जा सकता है। तो अधिकतम छूट है 1 लाख, तो हम लोग केवल 1 लाख ही माइनस करेंगे। कार्ययोग्य आय हो जाएगी इसका वार्षिक आय से दान देने के बाद जो इनकम बच रही है 7,10,000, उसमें से 1 लाख घटा देते हैं, तो हम लोग को मिल गई 6,10,000 रुपये। इसी पर इनकम टैक्स देना है हम लोग को। अब हम लोग आयकर की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर आयकर की दर को दे दिया है, इसी के आधार पर गणना करना है। तो पहले नंबर पर लिखा है 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, इसी को यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद 2 लाख से ऊपर पर देना है। 2 लाख से 5 लाख तक 10% है। और 5 लाख से 6,10,000 माइनस 5 लाख करेंगे, तो यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 20 है। इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर है ये 20 और ये है 10। 5 लाख से 2 लाख घटाएंगे तो ये हो जाएगी 3 लाख। इसका 10% निकालने के लिए 10/100 का गुणा करेंगे, फिर प्लस 6,10,000 से 5 लाख घटाएंगे तो 1,10,000। इसका 20% निकालने के लिए हम लोग 20/100 का गुणा करेंगे। अब यहाँ हल करते हैं इसको। यहाँ पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये शून्य कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल। अंश का इकाई अंक 0 है, हर का भी इकाई अंक 0, कैंसिल कर दिए, ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर मिल गई 30,000 और यहाँ पर 11,000 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 22,000। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गई 52,000 रुपये। अब हम लोग शिक्षा उपकर भी निकालेंगे। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो यहाँ पर आयकर जो है 52,000 रुपये है, और उसका 3% निकालने के लिए 3/100 का गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ पर यह इकाई दहाई अंक दोनों जीरो है, यहाँ पर भी इकाई और दहाई अंक दोनों जीरो, इसको कैंसिल कर दिए तो हो गया 520 और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 1560 रुपये। अब हम लोग आयकर और शिक्षा उपकर को जोड़ देते हैं। 52,000 आयकर है और शिक्षा उपकर 1,560, दोनों को जोड़ेंगे तो 53,560 रुपये। यही हम लोग को देय राशि है, यही उत्तर है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।